बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में राहदारी रिमांड के लिए पेश किया गया। अदालत का कहना था कि फवाद चौधरी को मेडिकल के लिए सर्विसेज अस्पताल में पेश किया गया जाएगा। अहम नौयत का ये केस है। मुलजिम को आज ही मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। इस्लामाबाद का 3 से 4 घंटे पर मुहित ये सफ़र है। अदालत के हुक्म पर फवाद चौधरी को मेडिकल के लिए सर्विसेज पहुंचा दिया जाएगा। और इसी की तफसीलात जानेंगे दानियाल उमर से। दानियाल उमर भी हमारा साथ देंगे। इसके साथ साथ अरशद अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अरशद, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। यकीनी तौर पर आप ये पूरा केस देख रहे हैं, इस पूरे मामले पर आप सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो बताइए। फवाद चौधरी इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और उनके लिए मजीद क्या हुक्म सामने आया है, इससे भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल है, वो लाहौर की कैंट कचहरी में फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड के लिए 10:15 पर जो है वो अदालत के रूबरू पेश किया गया और सख्त सिक्योरिटी हिसार में जो है वो अदालत में फवाद चौधरी को पेश किया गया। ताहम जो है वो कमरा अदालत में उनकी वकला टीम जो कि हथकड़ियों के ऊपर जो है वो बरहम भी पुलिस पर हुई और अदालत से कहा कि इस पर जो है वो हुक्म फरमा दें। ये जो फवाद चौधरी हैं वो जो है वो बार के सीनियर काउंसिल हैं और इस पर बार काउंसिल की जानिब से ये कहा गया है कि हमने करारदाद मंजूर की है कि किसी भी वकील को गिरफ्तारी के वक्त जब अदालत में पेश किया जाता है तो हथकड़ी ना लगाई जाए। ताहम जो है वो इसके ऊपर वकला की जानिब से मजम्मत की गई और आर्गूमेंट्स भी किए गए और फवाद चौधरी को अदालत ने कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, जिस पर जो है वो फवाद चौधरी ने कहा कि जो मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया गया है उस पर फ़ख्र है। यही मुकदमा नेल्सन मंडेला पर जो है वो दर्ज किया गया और मुझे कहा गया है कि मैंने बगावत की है, मैंने बगावत नहीं की। ताहम जो है वो इसके साथ साथ फकी कमरा अदालत में फैमिली भी मौजूद थी और फवाद चौधरी की फैमिली की जानिब से जो है वो कमरा अदालत में शोर शराबा किया गया, जिस पर जो है वो अदालत ने उनको खामोश करवाने की हदायत की और ये कहा कि आप जज्बात में ना आए, जो भी होगा कानून के मुताबिक होगा। ताहम जो है वो अदालत ने तमाम तर दलाइल सुनने के बाद वकला जो फवाद चौधरी के थे उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की है, तो लिहाजा राहदारी रिमांड उस वक्त तक इस दरख्वास्त पर ऑर्डर ना फरमाया जाए जब तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर अहकामात सामने नहीं आ जाते। ताहम जो है अदालत की जानिब से अब से कुछ ही देर कबल जो है वो एक बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने यह तहरीर किया है कि अहम नौयत का मामला है और इस्लामाबाद का सफ़र है वो 3 से 4 घंटे पर मुहित है। लिहाजा आज ही मुलज़म को इस्लामाबाद की जो मुतल्लिका अदालत है उसके रूबरू पेश किया जाए और उसके साथ साथ ये भी कहा है कि ये जो ऑर्डर की कॉपी है वो सेशन जज लाहौर को भी भिजवाई जाती है। और इसके साथ साथ जो अहम चीज़ इस हुक्मनामे में सामने आई है, अदालत ने कहा है कि फवाद चौधरी की इस्तदा को मंजूर किया जाता है और उसको मेडिकल करवाने के लिए जो है वो फौरी तौर पर सर्विस हॉस्पिटल जो है वो पुलिस पहले लेकर जाए और मेडिकल करवाने के बाद जो है वो उनको इस्लामाबाद लेके जाया जाए। ताहम जो है वो 3 से 4 घंटे का सफ़र है। शाम 4 बजे तक जो है वो अदालत ने मुतल्लिका अदालत के रूबरू फवाद चौधरी को पेश करने के अहकामात जारी किए हैं। ताहम जो है वो कमरा अदालत में आज सिर्फ और सिर्फ हमाद अजहर और इसके साथ साथ मलाइका बुखारी जो है वो अहम रहनुमाओं में इजहार यकजहती के लिए आई और कमरा अदालत में वो तहरीक इंसाफ के वकला मौजूद थे और इसके साथ साथ कैंट कचहरी अदालत के बाहर जो है वो चंद कारकुन जो है वो अदालत पहुंचे थे और उनकी जानिब से जो है वो नारेबाजी भी की गई और ताहम जो है वो अब यहाँ से अरशद अली, इस हवाले से आप तो बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। दानियाल उमर भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि कहा गया है कि सर्विसेज अस्पताल जाया जाए, वहाँ पर इनका चेकअप करवाया जाए, मेडिकल उनका करवाया जाए। दानियाल क्या बता सकते हैं? और इससे कबल अपने नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। दानियाल, ओवर टू यू फर्स्ट। देखिए, फवाद चौधरी को अब से कुछ देर पहले सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया है। अदालत ने जो अहकामात दिए थे कि फवाद चौधरी का मेडिकल होगा, तो इस वक्त फवाद चौधरी का जो मेडिकल है वो सर्विसेज अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। जो सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनके कमरे में उनको ले जाया गया था और पुलिस की जो भारी नफरी है वो अस्पताल के बाहर तैनात की गई है, उस दफ्तर के बाहर तैनात की है। यहाँ पर जो वकला हैं उन्होंने अंदर जाने की भी कोशिश की जहाँ पर जो है वो मेडिकल किया जा रहा है। सीनियर फिजिशियंस हैं उनकी मदद ली गई है, पल्मोनोलॉजिस्ट शामिल हैं जिनकी मदद से जो है वो फवाद चौधरी का मेडिकल जो है वो अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। और जो पुलिस के ज़राए हैं उनके मुताबिक कि फवाद चौधरी का जब यहाँ से मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, जब हॉस्पिटल का जो स्टाफ है ये कह देगा कि फवाद चौधरी अगर तो फिट हैं और वो जा सकते हैं, वो सफ़र कर सकते हैं इस्लामाबाद का, तो उन्हें यहीं से रवाना कर दिया जाएगा और पहुँचाया जाएगा इस्लामाबाद, जहाँ पे असल में जो उनके खिलाफ ये मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। इस वक्त जो है वो फवाद चौधरी को ना तो ये चूँकि
अस्पताल की इंतजामिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी होती है तो अस्पताल में रश लग जाता है, भीड़ लग जाती है, इसीलिए उन्हें एक इंतजामी कमरे के अंदर जो है वो वहाँ जाकर उनके डॉक्टर्स को उधर ही बुलाकर जो है वो मेडिकल किया जा रहा है, ताकि हॉस्पिटल के जो डे टू डे प्रोसीजर हैं वो चलते रहें और मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी दानियाल, आपने जो तफसीलात हमें दी हैं, नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन के अरकान और उनकी फैमिलीज को लेकर फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा और उसके बाद ये जो गिरफ्तारी हुई, क्या इसके ऊपर तज्जिया करेंगे आप? सबसे पहले तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल सियासी जो वर्कर्स हैं इनकी स्पीचेस के ऊपर उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं होना चाहिए जैसे किसी कोई कातिल है, कोई चोर है, कोई क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड है, उसके ऊपर रद्द-ए-अमल। इसी तरीके से जैसे जर्नलिस्टों को हथकड़ियां डाल के थानों में अदालतों में ले जाते हैं तो बड़ा काबिल तकलीफ होता है, तो फवाद को इस तरीके से घसीटा नहीं जाना चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ आ जाए तो जो अल्फाज का चुनाव है फवाद चौधरी का जजेस की फैमिली के लिए या उनके बच्चों के लिए, वो दुरुस्त नहीं है। माजी के अंदर हमारे पास मिसाल एक मौजूद है निहाल हाशमी की, जिनको सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगने के बावजूद भी माफी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही बोला था कि आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह के बयान से गुरेज करना चाहिए, ये लबो लहजा दुरुस्त नहीं है। सियासत में इतनी तलखी पहले ही है, अपना बयानिया दें, लेकिन किसी को धमकाए बगैर भी ये बात कही जा सकती है। तो फवाद चौधरी को अल्फाज अपना का चुनाव करते हुए एहतियात बरतनी चाहिए। टकराव किसी के फायदे में नहीं जाएगा। जो पाकिस्तान के इस वक्त सियासी हालात है उसमें इलेक्शन के लिए इन्हें कोशिश करनी चाहिए, अपनी सियासी बातें करें, नारे मारे, दूसरे जो फ्रीक है हुकूमत पीडीएम की है उसके ऊपर उनके इशू जो उठाने हैं वो उठाएं, लेकिन हर अदारे का नाम देखकर उसको गाली देना शायद हमने एक नई रिवायत शुरू कर दी है कि मुनासिब नहीं है। ये किसी बड़े नुकसान का पेशगाना भी साबित हो सकती है। लेकिन नदीम मलिक साहब, उनको किसी नुकसान से डर ही नहीं है ना, वो तो कह रहे हैं कि जो बयान मैंने दिया मुझे तो इस पर फख्र है और मुझे अपनी इस गिरफ्तारी पर भी फख्र है। और ये तरीका दुरुस्त नहीं है क्योंकि इनके ऊपर एक क्लॉज उन्होंने आयद की है 124A वाली, ये शहबाज गिल के केस में भी आयद हुई। तो इसमें अगर वो इनको कोई इदारा रगड़ना चाहे तो मुश्किल पेश आएगी फवाद चौधरी को। जमानत हो जानी चाहिए इनको, नाफी तलाफी करने बेहतर है। फवाद को भी अपने बयान के ऊपर पशेमानी का इजहार करना चाहिए और दूसरी तरफ से भी नरमी का इजहार हो जाना चाहिए। लेकिन ये तरीका कार दुरुस्त है ही नहीं है, ये तो टकराव वाला तरीका कार है ना, आप बैल मुझे मार वाला तरीका कार है। कल परसों इनका बयान था कि 5 पता नहीं जर्नैल और कुछ जज मिलकर फैसला कर लेते हैं। आज इन्होंने कहा कि ये इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा नदीम मलिक साहब, ये एक बयान, ये एक सोच फिर फर्द वाहिद तक मुहित नहीं रहती ना। फिर चेयरमैन पीटीआई जब किसी इदारे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं तो वो फिर सारी सोच फॉलोअर्स की बन जाती है। फवाद चौधरी साहब किसी एक इदारे को हदफ़े तनकीद बनाते हैं तो फिर जितने फॉलोअर्स हैं वो सारा इन्फ्लुएंस उन फॉलोअर्स पर बन जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। इनको सोचना चाहिए ना सारी सियासी जमातों को कि हम कोई ट्रेंड बनाते हैं तो वो ट्रेंड फिर उनके सारे फॉलोअर्स उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये बुनियादी तौर पर तो धरने के दिनों से ये तरीकाकार जो था ये पाकिस्तान में मुतारफ करवाया गया था और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा साथ दिया था इमरान खान का। इमरान खान डी चौक में खड़े होकर ओए नवाज शरीफ, ओए वजीर आजम की छोड़ूंगा नहीं, और इस तरह की वो बड़े बड़े ललकारे जो थे ना वो सुल्तान भाई स्टाइल में बढ़ के लगाते थे और उसको जाते उजमा में भी नहीं छोड़ा उन्होंने। जब वजीर आजम पाकिस्तान भी बन गए उस वक्त भी यही करते थे कि मूंछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा, ये सारे चोर और डाकू हैं, एक एक को अंदर कर दूंगा। और वो जब हुकूमत में थे तब भी वही लबो लहजा था, जब अपोजिशन में आए तो तब भी वही लबो लहजा। और उनकी पार्टी के जो चंद की उनके साथी हैं या मिनिस्टर्स हैं या फॉर्मर मिनिस्टर्स थे उनको वो लबो लहजा अडॉप्ट करके शाबाशी मिलती है। फवाद चौधरी जब ये लबो लहजे में बयान जारी करेंगे या शिबली फराज जारी करेंगे या कोई और जारी करेगा तो उसको वेरी वेल बैंक कहा जाएगा कि बहादुरी की निशानी। आप अपनी बयानिए को जोरदार बना सकते हैं किसी को गाली दिए बगैर। मुझे इसका इत्तेफाक नहीं है कि इसके लिए किसी को गाली देना या धमकी देना जरूरी है, लेकिन इमरान की सियासत का ये पूरा इम्तियाज है कि वो सारे मुखालफिन को चोर और डाकू कहते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं रियासत मदीना कायम कर रहा हूँ। हालांकि उनके अपने हवाले से जो जो मवाद सामने आ रहा है बहुत काबिल इतराज चीज़ें हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया और अपनी मीडिया कैंपेन के जरिए उन्होंने खुद को तो आला और रखा रखा हुआ है और बाकी सारे हकीर हैं उनकी नज़र में। और यही तरीकाकार उनके जो साथी हैं पार्टी के अंदर वो भी वही तरीकाकार इख्तियार करते हैं। वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जब मनपसंद फैसले आ जाए तो फिर ठीक है, वो कहते हैं अदालतों से हमें इंसाफ मिल गया, ना मिले तो वो कहते हैं कि ये सारे जो हैं ये पीडीएम के जेर दबाव, किसी जज या किसी जनरल के जेर दबाव इन्होंने फैसले कर दिया। तो ये तरीकाकार कितनी देर आगे चलेगा, किसी एक स्टेज के ऊपर वो टकराव वाली वो हादसे वाली कैफियत पैदा हो जाती है जिसकी तरफ खतरा है कि ना जाएगा। ठीक है।
ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمارے رپورٹرز بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب. ان سے پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ہم روز اس طرح کے معاملات پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور آپ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل بھی ہے. کہیے گا یہ جو آج معاملہ پیش آیا ہے، اس پر جو گرفتاری ہوئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس کے بعد اگر وہ معافی مانگنا چاہیں تو کیا معافی کی گنجائش یہاں پر رہتی ہے؟ کیونکہ جس طرح سے ندیم ملک صاحب نے بھی حوالہ دیا، اس سے قبل بھی نہال ہاشمی کا اگر کیس اٹھایا جائے تو ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی سب نے دیکھا. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کیس میں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملک صاحب کی اپنی رائے، ہماری اپنی رائے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے حکم پہ گرفتار کیا گیا ہے. اچھا، چیف الیکشن کمشنر نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی ہے. الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمشنر، ان کا خاندان، ان کے بچوں کو تھریٹ دیا گیا ہے. تو یہ کوئی نہال ہاشمی والا کیس علیحدہ ہے، وہ سپریم کورٹ کا حوالہ تھا، وہ سپریم کورٹ نے نوٹس کیا تھا. یہاں اس کو اس حوالے سے گرفتار کیا گیا ہے اور دفعہ جو لگائی گئی ہے وہ عمر قید کی سزا ہے اس میں. اچھا، اور یہ کہ وہ تھریٹ دیا گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کے ممبران، ان کی کارروائی روکنا، ان کی کارکردگی پر ان پر حملہ کرنا، ان کو دھمکانا، ڈرانا دھمکانا، یہ بہت سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. ایک انتہائی آئینی ادارے کے سربراہ کے حکم پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے. تو یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے. کنور دلشاد صاحب، اس سے پہلے سربراہ پی ٹی آئی خاتون جج کو بھی دھمکا چکے ہیں، تو اس سلسلے میں کیا مشروط معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے؟ اس میں کسی قسم کی معافی کی گنجائش نہیں ہے. اچھا. اس میں معاملہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی ہے اپنے سیکرٹری عمر حمید کے ذریعے. تو وہ جو آیا تھا سیشن جج کے حوالے سے، وہ ایک رسمی سی بات عمران خان صاحب نے کہہ دی تھی کہ وہ پھر اس کے بعد وہ پھر ہائی کورٹ نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر. ابھی تک وہ عمران خان صاحب وہ مقدمہ بھگت رہے ہیں، ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا. کسی ٹائم بھی ان کو اس پر بھی ان کو سزا ہو سکتی ہے. تو وہ لگا ہے کنٹیمپٹ، وہ لگا تھا کریمنل کنٹیمپٹ، کریمنل فوجداری مقدمہ چلا تھا. یہاں ہے ان کو دھمکایا گیا، خاندان کو دھمکایا. وہ تو ایک عمران خان صاحب نے ایک رسمی سی بات کہہ رہی تھی، جذبات میں آ کے ہلکی سی بات کہی تھی، ہم دیکھ لیں گے، وہ کر لیں گے. لیکن یہ تو انہوں نے خاندان کو دھمکی دی ہے، بچوں کو دی ہے کہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم، اور جو کیبنٹ میں جائے گا ان کو پیچھا نہیں چھوڑیں گے ہم. یہ سارا ایک بہت بڑی ان سے غلطی ہوئی ہے. فواز چودھری صاحب ایک انتہائی قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے ہیں اور وزیر بھی رہے. ان کو ایسی جو گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس پہ اس لیے الیکشن کمیشن پاکستان نے آج خود ان کے بارے میں ایف آئی آر درج کروائی اور گرفتار ہو گئے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی موجود سنگین معاملہ ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی موجود رہے گا ندیم ملک صاحب. اب یقینی طور پر ان کی بات آپ نے سنی ہوگی. کنور دلشاد صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشروط یا غیر مشروط کسی قسم کی کسی طرح کی معافی نہیں مل سکتی ہے. تو اب اس کیس کو آپ کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمر قید کی سزا بنتی ہے اس تمام تر معاملے پر؟ دیکھیے، میں تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں اس کے اندر ان کو کوئی رگڑا لگانا چاہے تو لمبا رگڑا لگ جاتا ہے. لیکن ایک طرف فواد چودھری کو اپنے الفاظ کا چناؤ درست رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف میری دلی خواہش بھی ہے کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے. ادارے جب سیاسی ورکر کی پیچھے کے اوپر ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالنے لگے نا، تو پھر بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے. آپ دھمکی نہیں دے سکتے چیف الیکشن کمشنر کو، کیونکہ عمران خان تو پچھلے کئی مہینوں سے آپ نان اسٹاپ آپ ان کا لب و لہجہ سنیں تو وہ کہتے ہیں یہ شریف فیملی کی گھر کا ملازم ہے، وہاں حاضری دیتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے نامناسب الفاظ کا چناؤ کر کے وہ ان کو پکارتے رہے. اب فواد چودھری ایک اسٹیپ اور آگے چلے گئے. انہوں نے وہ لب و لہجہ اختیار کیا تو نہال ہاشمی نے کیا. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کے بچے بھی نہیں یہاں بچیں گے، آپ کو چھوڑیں گے نہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ اس طرح کسی کو دھمکا کے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے. آپ اپنا بیانیہ لیں، اپنے بیانیے کے اوپر زوردار طریقے سے بات بھی کریں. کل پاکستان تحریک انصاف والے جو تھے ان کو ایک کیس کے اندر شاید ان کو اسکانڈر بھی قرار دیا گیا، عمران خان، اسد عمر اور فواد چودھری کو. کل ان کو اندیشہ یہ تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کا شاید خدشہ ہے انہیں. کہیں پولیس کی موومنٹ دیکھ لی انہوں نے، اس کے اوپر ریئیکٹ کر رہے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے رات اپنے ورکرز کو پہلے کال بھی دی اور پھر انہوں نے یہ تقریریں بھی اس طرح کی زوردار کی. اور فواد چودھری شاید لائن کراس کر کے، میں ابھی بھی چاہوں گا کہ وہ معافی طلب کریں، معافی مانگ لیں اپنی تحریری طور پر، ان کا یہ مقصد. ندیم ملک صاحب، آپ کو یہ لگتا ہے کہ فواد چودھری صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے، ورنہ ان کو سنگین نتائج اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب بھی اس پر بات کر رہے تھے، اور ہمارے رپورٹرز دانیال عمر اور ارشد علی بھی ہمیں تفصیل دے رہے تھے. آپ تمام کا شکریہ.